नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिस भी तरीके से नॉर्थ इंडिया में जिस भी तरीके से क्लाइमेट बना हुआ है, वातावरण जो आज का आप देख रहे हो उत्तर भारत में, वो टोटली तरीके से जो आप जो धुवारी बोलते हो, जिस तरीके आप देख सकते हो यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं है। काफ़ी टोटली बादल छाए हुए पिछले 2 से 3 दिन से यह परिस्थिति सभी जगहों पे आप देख सकते हो। जहाँ पे भी केला किसान हो और केला किसान हो या अन्य खेती हो, उन्हीं सभी के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वातावरण है, क्योंकि सनलाइट बिल्कुल नहीं है। और जो धुआरी जो बोलते हैं हम, जो सुबह में जो धुंधला धुंधला आप देख सकते हो कि अभी आप देख सकते हो कि जैसे कि अभी 11 से 11:30 के करीब अभी टाइम हो चुका है, तो भी धुआरी दिख रही है। और तो यह जो किसान मित्रों, इसकी वजह से जो ठंड का मौसम है वो काफ़ी पैमाने पे बढ़ चुका है सभी जगहों पे। और यह प्रॉब्लम की वजह से जैसे कि झाकड़ जो धुआरी होती है, तो ठंड का मौसम पिछले 2 से 3 दिन से काफ़ी बढ़ चुका है। और इसी के कारण केला पौधे में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, अथवा अन्य खेती हो, जैसे कि आपका तुअर की खेती हो, अरहर जैसे कि वेजिटेबल हो, तो जैसे फ्लावरिंग अगर अवस्था है, फ्लावरिंग में अगर समझ लीजिए कि आपकी तुअर की खेती आप कर रहे हो और फ्लावरिंग स्टेजेस पे अगर आपका तुअर का खेत है, तो वहाँ पे झाकड़ के कारण ये जो धुआरी होती है, क्योंकि उसमें उसे सुबह सुबह में काफ़ी सारी ओस भी गिरती है और ठंड का मौसम काफ़ी सारा बढ़ जाता है, और इसी के कारण ड्रॉपिंग होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारा नुकसान होता है। जो फूल बैठे होते हैं वो टोटल तरीके से वहाँ से ड्रॉपिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से जो उत्पादन में जो जिस तरीके से प्रोडक्शन आना चाहिए, तो प्रोडक्शन आता नहीं है। और फ्लावरिंग ड्रॉपिंग होने के कारण प्रोडक्शन में काफ़ी सारी घटोती हमें दिखती है। तो किसान मित्रों, जैसे कि आप अगर चैनल पे सबसे पहले आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। और काफ़ी महत्वपूर्ण यह मैं आज जानकारी आपको देने वाला हूँ टॉपिक है, तो इसे आप अंत तक जरूर देखें, जो भी केला किसान है। क्योंकि किसान मित्रों, जैसे जिस तरीके से आज उत्तर भारत का जो क्लाइमेट बना हुआ है, काफ़ी निचले स्तर पे अभी जो टेम्परेचर जो बना हुआ है काफ़ी नीचे जा चुका है। रात का टेम्परेचर काफ़ी नीचे है, क्योंकि टेम्परेचर आप देख सकते हो कि जैसे कि गर्मी का जो इसमें केला खेती में जो भी वैसे तापमान चाहिए होता है, वो मिनिमम 17 से 18 न्यूनतम, और अधिकतम इसे 40 टू 42 सेल्सियस तक डिग्री तक इसे क्लाइमेट चाहिए होता है। क्योंकि आज देख सकते हो कि जिस भी तरीके से आज यहाँ पे मौसम बना है, तो मौसम के हिसाब से रात का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी निचले स्तर पर जा चुका है। ठंड का काफ़ी यानी असर सभी जगहों पे दिख रहा है और ठंड काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। तो यह परिस्थिति में किसान मित्रों, आपको अगर आप केला खेती कर रहे हो, तो आपको आपके पौधे को आपको काफ़ी संभाल के चलना है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, इतनी ठंडी होने के बावजूद भी, क्योंकि यह लेट सोइंग है। और तकरीबन यह जो पौधा है किसान भाई हो, तो मिनिमम 100 दिन के करीब का पौधा है और लेट सोइंग हुआ है, यहाँ पे प्लांटेशन लेट किया गया है। तो यह किसान मित्रों, अगर आप समझ लीजिए कि आज की जो परिस्थिति के हिसाब से आपको फर्टिगेशन किस तरह से करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बताऊंगा। तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपका पौधा मिनिमम तकरीबन 100 से 120 दिन के करीब है। अगर आपके वहाँ पे बंचेस अभी स्टार्ट नहीं है, तो किसान मित्रों, यह जो परिस्थिति आज बनी हुई है, तो आप जैसे कि आज जो अर्ली सोइंग जिन्होंने करके रखा हुआ है, जैसे कि 5वें या 6ठे महीने में जो भी प्लांटेशन किया है, तो उन सभी के किसान भाइयों के खेतों में भी बंचेस चालू हो चुके हैं। और उन्हीं किसानों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि ठंड का मौसम जैसे बढ़ा हुआ है, तो पौधा आपका पूरा ट्रेस में निकल जाता है। और सिकाटोका जो बोलते हैं, जो करपा जो फंगस जनित बीमारी है, तो उसका असर भी काफ़ी पैमाने पे बढ़ चुका है।
और किसान मित्रों इसमें क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर आपका नीचे चला जाता है तो जो भी खाद, क्योंकि 10 के नीचे अगर टेम्परेचर आपका चला गया, क्योंकि आज की परिस्थिति काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, धुआरी पूरा दिन ही रहता है और टेम्परेचर निचले स्तर पे जाने के कारण, जैसे कि समझ लीजिए कि आपका 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर आपका टेम्परेचर चला गया, क्योंकि रात का टेम्परेचर काफ़ी नीचे है, मिनिमम समझ लीजिए कि आप 8 के नीचे अगर चला जाता है तो आपका जो आप न्यूट्रिशन आप दे रहे हो और जो आपके न्यूट्रिशन ज़मीन में पड़े हुए हैं तो टोटल तरीके से वो काम नहीं कर पाते हैं, सुचारू रूप से वो काम नहीं कर पाते हैं, टोटल तरीके से वो लॉक हो जाते हैं। रूटे भी जो ज़मीन में आप जड़े पौधे डालना चाहिए, उनका जो जर्मिनेट होना चाहिए, जो वाइट रूटें हमें चाहिए, जो खाने वाली जड़ें, उनका डेवलपमेंट सही रूप से होता नहीं और टोटल वो ब्लॉक हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो किसान मित्रों यह जो कारण है किसान मित्रों, अभी जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर सनलाइट पौधे में, अगर आपको ग्रीनरी चाहिए, अगर आपका पौधा समझ लीजिए जहाँ पे बंचेस नहीं है अगर तो वहाँ पे आपको वहाँ पे भी आपको दिक्कत आएगी। जैसे कि 2 पत्तों के बीच में जो गैपिंग चलना चाहिए वो सही रूप से चलेगा नहीं, और जहाँ पे जो जिस तरीके से आपको ग्रोथ चाहिए वो आपको दिख नहीं पाएगा, और येलो पौधे आपको दिख सकते हैं, और जड़ें हैं जो आपको जड़ें जो वाइट होनी चाहिए वो आपको काली दिख सकती है। और जहाँ पे जिन भी किसान भाइयों के खेतों में आप देख सकते हो, अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ यह परिस्थिति बन जाती है, जो रियलिटी मैं आपको वही बताऊंगा। जैसे क्लाइमेट चेंजेस होने के बाद में जिस तरीके से आगे जो गैपिंग चलना चाहिए वो चल नहीं पाता है, तो क्लाइमेट का कितना बड़ा असर किसान मित्रों पौधे पे होता है तो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। और साथ ही जो भी किसान भाइयों के वहाँ पे बंचेस स्टार्ट है, जिनका भी अभी बंचेस मिनिमम 50 से 60%, 70% जो भी बंच निकल चुका है अथवा निकल रहे हैं, तो उन सभी किसान भाइयों को भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक यह परिस्थिति आज की जो क्लाइमेट के हिसाब से बन सकती है। तो उसमें आपको अच्छी तरीके से आपके बंच नहीं आएंगे अथवा अटक के आएंगे, 2 पंजों के बीच में गैपिंग आपको सही रूप से नहीं मिलेगी, अथवा लेंथ में प्रॉब्लम आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके नीचे के जो पत्ते हैं वो आपके पीले होने शुरू हो जाएंगे, सिकाटोका का आपको असर ज़्यादा होगा, और रूट तो काले होंगे ही, साथ ही साथ में जो पौधे की इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिकारक शक्ति वो घटेगी। तो जो बंचेस आ रही है उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी दिक्कत वाला यह जो 15 दिन अभी जो ठंडी का मौसम है, यह परिस्थिति में आपको यह किसान भाइयों के लिए जहाँ पे बंच है निकल रहा है, जिनका अभी निस्वन चालू है, तो उन्हीं किसानों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उन्हीं किसानों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल अभी के मौसम में करना होगा। तो किसान मित्रों आपको मैं आज यह वीडियो इसी पे मैं बना रहा हूँ, तो आपको मैं शेड्यूल सुचारू रूप से स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बताऊंगा, आप ज़रूर नोट कर ले और ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसे कि आप देख सकते हो, सनलाइट पौधे में अगर आपको क्लोरोफिल बनाना हो, अगर आपको जहाँ पे अगर समझ लीजिए कि बंचेस आपके स्टार्ट है और बंच सुचारू रूप से अगर नहीं आ रहे, अगर बंचेस में आपको काफ़ी गैपिंग ज़्यादा है, गैपिंग बहुत कम है, और जो बंच की जो संख्या होनी चाहिए, फिंगर ऑफ क्वांटिटी चाहिए, वो अगर आपको कम है, तो किसान मित्रों और समझ लीजिए कि अटक के बंचेस आपके आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि पौधे में कुछ तो गड़बड़ी है। जो आंतरिक गतिविधियाँ है, क्लाइमेट चेंजेस हो चुका है, तो आंतरिक गतिविधियाँ गड़बड़ी होने के कारण ही, क्योंकि सही रूप से अगर उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपको यह प्रॉब्लम्स आने वाला है। जैसे कि आज के क्लाइमेट के हिसाब से जो सनलाइट पौधे को मिलना चाहिए वो सही रूप से मिल नहीं रहा है, क्योंकि दिन अभी छोटे हैं, रात बड़ी है, क्योंकि पौधा दिन में जो भी सनलाइट के हिसाब से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए किसान भाइयों तो सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस होगा, तो ही पत्ते में अपना जो क्लोरोफिल जो बनाएगा। अगर आपका सनलाइट ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल कहाँ से बनाएगा? हाँ, उसमें अपना वो भोजन जो होता है, खाना जो होता है, वो कहाँ से वो बन ही नहीं पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे। तो फिर वो जैसे कि आपके बंचेस आ रहे हैं, तो बंचेस पौधे को अगर वो खाना वो भोजन अगर मिल ही नहीं पाएगा, क्लोरोफिल अगर मिल ही नहीं पाएगा, आंतरिक गतिविधि अगर टोटल तरीके से अगर बंद हो जाएगी, तो आपका जो बंचेस होगा, जो बंच आपका निकल रहा है, तो समझ लीजिए किसान भाइयों कि न्यूट्रिशन प्राप्त ना होने के कारण आपको यह काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, बंचेस सही रूप से नहीं आना, अटक के आना,
अटक के आना, पौधों में सिकाटों का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ना, पत्ते पीला होना। क्योंकि उसमें क्या होता है, पत्ते अगर निचले पत्ते अगर आपके 1-2 पत्ते पीले हो रहे हैं तो बॉडी का स्टोरेज, समझ लीजिए कि क्लाइमेट इफेक्ट अगर ज़्यादा है, ठंड का मौसम ज़्यादा है, तो फिर पौधा क्या करता है, अगर पत्तों में से भी अगर क्लोरोफिल अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो फिर वो बॉडी का जो स्टोरेज होता है वो अपने बॉडी का स्टोरेज यूज़ करना चालू कर देता है। इसीलिए नीचे के पत्ते आपके 2 से 3 पत्ते फिर एक एक करके वो अपना स्टोरेज यूज़ करना शुरू कर देता है। तो किसान मित्रों, और जो केले के पौधे होते हैं मिनिमम अच्छी तरीके से अगर आपको डेवलप चाहिए, आपको बंच भी अच्छे से चाहिए, उसे आपको डेवलप करवाना हो बंच को, तो प्रोडक्शन के लिए आपको मिनिमम 12 पत्ता के करीब, 11 से 12 पत्ता के करीब आपको हर एक पौधे पे चाहिए होते हैं। और यह प्रॉब्लम, यह क्लाइमेटिक परिस्थिति के हिसाब से जो बंच, जो जैसे कि 100 से 120 दिन जिनके खेतों में निंगल अभी नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम आ सकता है। पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जहाँ पे बंचेस प्रोडक्शन स्टार्ट है, उन किसान भाइयों को काफ़ी यह दिक्कत आ सकती है। तो किसान मित्रों, आप शेड्यूल आप ज़रूर नोट कर ले, जहाँ पे बंचेस निकल चुके हो वहाँ पे आपको यह शेड्यूल आप ज़रूर चला दीजिए। क्योंकि यह शेड्यूल आप चलाओगे तो आपकी जो जड़ें होगी वो एक्टिव होगी। अगर आपका क्लाइमेट ज़्यादा है, अगर समझ लीजिए कि रात का टेम्परेचर अगर मिनिमम आपका 7 से 8 के करीब अगर जा रहा है, दिन में अगर सनलाइट उसे प्रॉपरली मिल नहीं रहा है, तो क्योंकि क्या होता है, सनलाइट उसे अपना खुराक बनाने के लिए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए उसे सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो अपने अंदर वो खुराक नहीं बना पाएगा। तो इसी के हिसाब से जो अपना वो क्लोरोफिल बनाता है, उसके बाद में जो ग्लूकोज बनाता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, फ्रुक्टोज है, ऐसी जो शुगर है, उनका डेवलप होने पाता है। जो फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो किसान मित्रों, यह जो भी पौधे के अंदर में जो भी बढ़ने वाली जो गतिविधियाँ है वो प्रॉपरली तरीके से वो अपने अंदर शुगर को बना नहीं पाती है। तो इसी के हिसाब से काफ़ी सारा इफेक्ट हमें हमारे प्रोडक्शन पे मिलता है। तो उसमें आपको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का भी होना ज़रूरी है, सनलाइट भी होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी बनाना पौधे को ज़रूरी है। तो इसी के हिसाब से किसान मित्रों, आज जैसे कि रात बड़ी है और दिन छोटा है, तो इसके हिसाब से वही प्रॉपरली मैनेजमेंट पौधे के अंदर हो नहीं पाता है। तो आपको नीचे से उसे जो खुराक देना है, जो उस पौधे के अंदर आपको उसकी जो आंतरिक गतिविधियाँ है उसे आपको प्रॉपरली तरीके से आपको चलाना है। ये क्लाइमेटिक जो कंडीशन अभी काफ़ी विकट प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, तो उसमें आपको मैं शेड्यूल बताता हूँ, आप ज़रूर नोट कर लें। जिसमें जहाँ पे समझ लीजिए जिन भी किसान भाइयों के वहाँ पे निंगल बन के स्टार्ट है, तो वहाँ पे यह शेड्यूल आप फॉलो करें। इससे आपको काफ़ी सारा रिजल्ट बढ़िया सा आएगा। जो आपके बंचेस आएंगे वो काफ़ी अच्छे से आएंगे। अगर समझ लीजिए कि आपके वहाँ ठंड का प्रमाण ज़्यादा है ज़मीन, तो क्योंकि ठंड के मौसम में ज़मीन से लेके तो टोटल ऑल ओवर पूरी सृष्टि ठंडी हो जाती है। और केले को अगर 18 तक, न्यूनतम 18 तक, 17 से 18 तक अगर टेम्परेचर नहीं मिला तो जो आप न्यूट्रिशन दे रहे हो वो अपटेक तो नहीं कर पाएगा। पर जो अंदर, क्योंकि ये अंदर किसान भाई जो पौधा होता है टोटल ये सेल से बना होता है। इसके अंदर करोड़ों की संख्या में ऑल ओवर सेल्स होती है। वो सेल्स का ही डेवलप होता है यहाँ पे। अगर सेल का डेवलप नहीं होगा तो आगे पौधा आपका चल नहीं पाएगा। और जो आपके बंचेस आए हुए तो उसमें लेंथ नहीं आ पाएगी। और ठंड के मौसम में क्या होता है, जो सेल होती है वो अंदर से पूरे फ्रीज हो जाती है, जैसे कि बर्फ़ के जैसा हो, अंदर पूरा बर्फ़ जैसा जम जाता है। तो सेल का डिवीज़न जो होता है वो डिवीज़न हो नहीं पाता है और पौधे का जो ग्रोथ है वो टोटल तरीके से रुक जाता है। तो उसमें आपको काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती है, जैसे कि फ्रूट आपके बैठे तो उसमें वो चिलिंग इंजरी जो हम बोलते हैं, तो चिलिंग इंजरी आपके होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो यह डोज आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो उसमें आप नोट कर लीजिए। तो अगर आपका बंचेस स्टार्ट है तो उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कर सकते हो। 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 1 से 1.5 लीटर के करीब आप सल्फ्यूरिक एसिड 1000 प्लांट का यह शेड्यूल है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। 1 लीटर, साथ में आप अमोनियम सल्फेट 10 kg, पोटैश 10 kg, यह एक शेड्यूल आपने बना दिया। हर एक शेड्यूल आपको तीसरे दिन 2-3 दिन का, मिनिमम 3 दिन का करीब आपको गैप करके, 2 से 3 दिन का गैप करके आपको देना है, स्टेप बाय स्टेप। नीचे आपको भेज को देख के आपको पानी का भी मैनेजमेंट करना है।
तो किसान मित्रों, जैसे कि आपको सल्फ्यूरिक अमोनियम सल्फेट और पोटाश का आपको मैंने शेड्यूल बताया, उसी के हिसाब से सेकंड जो शेड्यूल है वो आपको बनाना है पोटेशियम सोनेट। तो किसान मित्रों, यह उन्हीं किसानों के लिए जहाँ पे बंचेस स्टार्ट हो चुके हैं अथवा 50% बंच हो चुका है, बंचेस जहाँ भी है वहाँ पे आप फ्रूट जहाँ पे निकल चुका है वहाँ पे यह आप शेड्यूल फॉलोअप करें। तो पोटेशियम सोनेट आपको 4 kg लेना है। ट्रॉफी आपको लेना है, जैसे कि आपको बायोस्टिमुलेंट जाता है, बायोस्टिमुलेंट का भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि यह काफ़ी मात्रा में जो आपका क्लाइमेटिक अगर चेंजेस होता है तो आपको बायोस्टिमुलेंट काफ़ी अच्छा काम करता है। यह स्टेबलाइज़र का काम करता है पौधे में। अगर समझ लीजिए अचानक से अगर ठंड बढ़ गई, अचानक से अगर गर्मी होती है, अगर पौधे को क्या होता है शॉक लग जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, तो यह एक मैनेज करने का काम करता है। तो काफ़ी बढ़िया असर रहेगा किसान भाइयों। और इससे ट्रॉफी से आपका जो नीचे जड़ें रहेगी वो काफ़ी विकसित भी होगी, प्रोटीन्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से बनेगा, अमीनो फॉलविक टोटली प्रकार की जाइम होने के कारण काफ़ी अच्छा रहेगा, ग्रीनरी भी रहेगी। तो और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी काफ़ी अच्छे से रहेगी। तो आपको ट्रॉफी का यूज़ करना है 1.5 लीटर, और आपको इसमें यूरिया डालना है 5 kg। जैसे कि पोटेशियम सोनाइट 4 kg, ट्रॉफी 1.5 लीटर और यूरिया 5 kg। ये आपको सेकंड शेड्यूल बनाना है। तीसरा शेड्यूल आपको बनाना है, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलो, बोरॉन 400 ग्राम और जिलेटेड जिंक 12%, आपको 400 ग्राम लेना है 1000 प्लांट पे। यह तीसरा डोज आपको बना देना है। उसी के साथ में आपको जो चौथा डोज है वह आपको बनाना है 13/045 3 kg ORP9, क्योंकि ORP9 देने से आप मेरे हर एक कोटे में आप देखोगे, मैं सॉइल में भी देता हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। क्योंकि ORP9 देने से जो उसकी सेल वॉल होती है वो बिल्कुल ठंड के मौसम में भी डेवलप होती रहती है निरंतर, और पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया निरंतर रूप से सुचारू रूप से चलती रहती है। तो दो पत्तों के बीच में भी गैपिंग सारी काफ़ी अच्छे से आती है, और जो आपका फ्रूट बैठा हुआ है तो उस पर भी ज़्यादा जो उसकी लेंथ होती है, क्योंकि समझ लीजिए कि ठंड के मौसम में अगर सेल वॉल अगर डेवलप ना हो रहे हो, अगर अंदर से पूरा पौधा अगर ठंडा पड़ चुका हो, तो यह पौधे को ठंडा नहीं पड़ने देता है। जो रूटें होती है, जड़ें होती है, जो आपको नीचे खाद दिया हुआ है, तो खाद भी आपका 100% काम करता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो रहती है वो 100% सक्सेस 24 आवर्स, वो जो क्लोरोफिल बनने का काम, फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो चलती रहती है। तो पौधा आपका बिल्कुल भी यानी एक्टिव रहता है। क्लाइमेट पोजीशन और जो क्लाइमेट है आपका किसी भी तरीके से हो तो पौधे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देता, और पौधे की एक्टिविटी निरंतर रूप से सुचारू रूप से चालू रहती है। तो आपको ORP9 5 kg, मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg, मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg, ORP9 5 kg और 13/045 3 kg, यह एक डोज आपको बना देना है। काफ़ी बेहतरीन यह शेड्यूल है। उसी के साथ में किसान मित्रों, आपको सल्फ़र लेना है, लिक्विड सल्फ़र आएगा वह 1 लीटर, अथवा आपको जो 80% जो आता है वो थायोनिट्री के नाम से भी आता है, अथवा 80% सल्फ़र जो आपका वाटर सोल्यूबल हम ड्रिप में भी चल सकता है वो 80%। तो उसे आप मिनिमम 1.5 से 2 kg के करीब ले सकते हो, और सल्फ़र लिक्विड हो तो आप मिनिमम लीटर के करीब ले सकते हो। और अथवा यह भी नहीं होगा तो सबसे बेहतर आप जो टेक्नोजेड करके आता है, जिसमें 64% सल्फ़र की मात्रा होती है और उसमें जिंक की भी मात्रा होती है मिनिमम तकरीबन 14% के करीब, तो आप टेक्नोजेड का भी यूज़ कर सकते हो, अथवा मैं बोल रहा हूँ मैं आपको। और उसके साथ में आप 5 kg यूरिया आप ले सकते हो। जैसे कि सल्फ़र लिया, सल्फ़र की जगह सल्फ़र अगर आपको लिक्विड में नहीं मिला तो आपको 80% सल्फ़र 2 kg, अथवा वह भी नहीं मिलता है तो आपको टेक्नोजेड लेना है। आपको सल्फ़र मिल का आता है वह मिनिमम 1.5 kg के करीब, और उसके साथ में आप 5 kg आप यूरिया ऐड कर सकते हो। और यह एक लास्ट में यह डोज रहेगा जो आपका पौधे की एक्टिविटी अच्छे से रखेगा, ज़मीन में गर्मी भी रखेगा, रूट भी आपके अच्छे से चलेंगे, डेवलप हो गए। और पौधे को जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके वहाँ पे ठंड का मौसम ज़्यादा बना हुआ है तो पौधे को एक एक्टिव रखेगा, ठंडा नहीं होने देगा, रूट भी चलेंगे। और जो पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल बनता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने के बाद, तो क्लोरोफिल है, जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, और प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो यह सारी जो भी पौधे के अंदर जो बनने वाली
तत्व है वो अच्छी तरीके से बनेंगी, तो आपको पौधे के अंदर अगर आपके बंच निकले तो बंच के पे भी इसका काफ़ी सारा अच्छा असर होगा। और किसान मित्रों, इसी के साथ में आप माइक्रोन्यूटन अगर करोगे तो काफ़ी अच्छा है। समझ लीजिए कि आप माइक्रोन्यूटन आप किसी भी जगह पे एक जगह पे ऐड कर सकते हो, या काफ़ी अच्छा होगा। और समझ लीजिएगा आपके आप 0-0 अगर 50 दे रहे हो तो 0-0-50 में किसी एक जगह पे आप 0-0-50 का उपयोग कर सकते हो। उसमें 0-0-50 में आप 3 kg 0-0-50 उसमें माइक्रोन्यूटन आप 1 से 1.5 kg के करीब आप यूज़ कर सकते हो। और इससे क्या होगा, आपका जहाँ पे भी बंच है ना, वो काफ़ी अच्छी तरीके से बंच भी भराएंगे और लेंथ भी अच्छे से आएगी और क्वालिटी भी रहेगी पत्तों में भी, और आपका जो फ्रूट है तो फ्रूट में भी काफ़ी अच्छे से वजन भी आएगा। आप ये ज़रूर नोट कर लें। और साथ में ही आपको लास्ट में अगर कल्चर करना हो तो आप कल्चर भी कर सकते हो, जिसमें मैं आपको हर एक कोटे में बोलता हूँ कि आप कल्चर में 1 लीटर NPK का बैक्टीरिया, जिसमें आप वाम ले सकते हो 100 ग्राम, उसमें आप ट्राइकोडर्मा 1 kg, उसी के साथ में आपको पैसिलोमाइसिन आपको 500 ml, उसी के साथ आप छाछ ले सकते हो 2 लीटर गोमूत्र, बेसन आप ले सकते हो 250 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। उसी के साथ में आप देसी गुड़ जो आता है ब्लैक, आप मिनिमम 300 ग्राम के करीब ले सकते हो। ये सब आपको मिक्स कर देना है, मिनिमम 2 से 3 दिन आपको रखना है और इसी को आपको अप्लाई कर देना है खेतों में। जैसे कि आप जहाँ पे आपका देने वाले हो तो ये टोटल शेड्यूल फॉलो करने के बाद में आप लास्ट में ये कल्चर वाला शेड्यूल मल्टीप्लाई करके दे सकते हो। तो किसान मित्रों, ये हो गया जहाँ पे बंच निकले हुए हैं वह खेतों का। और अभी जहाँ पे बंच नहीं निकले हैं न्यू, अभी समझ लीजिए कि आपका 120 दिन के 100 से 120 दिन 140 दिन का पौधा है, जहाँ पे बंचेस बिल्कुल निकले नहीं हो तो आपको यह शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ, वह भी आप फॉलो कर लीजिए। जैसे कि फॉस्फरिक एसिड आपको देना है 2.5 लीटर, 2 से 2.5 लीटर 1000 प्लांट पे, 24-24-0 आपको देना है 10 kg, और आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है मिनिमम 4 kg 1000 प्लांट पे। यह डोज आपने बना दिया। और 3 दिन के बाद में आपको देना है अमोनियम सल्फेट 10 kg, पोटैश 10 kg, सल्फ्यूरिक एसिड आपको देना है मिनिमम 1 से 1.5 लीटर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का शेड्यूल बना देना है। उसी के साथ में यह एक शेड्यूल हो गया, दूसरा शेड्यूल। और तीसरा शेड्यूल आपको देना है कैल्शियम बोरॉन जिंक, जहाँ पे 4 kg कैल्शियम, 300 से 400 ग्राम बोरॉन और 300 से 400 ग्राम जिलेटेड जिंक आपको देना है। और यह एक शेड्यूल हो गया तीसरा आपको। तो बीच में किसान मित्रों, बीच में भी समझ लीजिए, यह जो एक शेड्यूल बता रहा हूँ मैं आपको टोटल ये बता देता हूँ। तो बीच वाला शेड्यूल जो है, जो बाविस्टिन और क्लोरो, जहाँ पे आपके बंचेस चालू है, जहाँ पे आपके बंचेस चालू है वहाँ पे आपको बाविस्टिन मिनिमम 400 ml 400 ग्राम के करीब, और क्लोरो 300 ml 50% वाला, जहाँ पे आपके बंचेस चालू है वहाँ पे भी आप दे दीजिए। क्योंकि नीचे जो ठंड के हिसाब से जो सिकाटों का आपका बढ़ रहा है तो वहाँ पे अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो जहाँ पे आपका बंच है, जहाँ पे आपकी नई केल है, जहाँ पे आपका बंच नहीं भी निकला हो तो वहाँ पे एक डोज को आप ज़रूर ऐड कर दीजिए। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कैल्शियम बोरॉन जिंक आपने दे दिया, उसके बाद में बाविस्टिन क्लोरो का आप एक शेड्यूल चला दीजिए। यह बाविस्टिन क्लोरो आप जहाँ पे आपके बंच निकले हुए हैं वहाँ पे भी आप चला दीजिए, आपको ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप अगर ये फॉलो करोगे तो काफ़ी बढ़िया से रिजल्ट आएगा। उसी के साथ में किसान मित्रों, आपको चौथा डोज, पाँचवा डोज आपको चलाना है कैल्शियम बोरॉन जिंक के बाद में बाविस्टिन क्लोरो देना है। उसके बाद में जो पाँचवा डोज है, पाँचवा डोज, तो उसमें आपको सल्फ़र देना है किसान मित्रों, 80% सल्फ़र आपको देना है 2 kg। अगर 80% सल्फ़र आपको नहीं मिलेगा तो लिक्विड ले सकते हो, लिक्विड आपको नहीं मिलेगा तो आप टेक्नो जेड ले सकते हो। जैसे समझ लीजिए कि सल्फ़र आपको 80% मिलता है तो आप 2 kg, उसी के साथ में आपने ट्रॉफी लेना है 1.5 लीटर, यूरिया आपको लेना है 10 kg। ये एक आपको 5वां शेड्यूल बना दिया है मैंने। उसी के साथ में आपको जो छठा जो शेड्यूल रहेगा, जो छठा जो शेड्यूल है आपको बनाने का है 05234 3 kg। आपको मैग्नीशियम सल्फेट आपको देना है 4 kg, आपको माइक्रोन्यूटन देना है 2.5 लीटर के करीब। यह एक आपने अगर शेड्यूल चला दिया है तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको रिजल्ट भी दिखेगा। और लास्ट में किसान मित्रों आपको एक काम करना है, जैसे मैंने आपको बताया कल्चर, तो आपको किसान मित्रों जो कल्चर आप बंच वाली केल में चलाने वाले हो तो वही आपको शेड्यूल कल्चर का जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको यहाँ पे भी NPK का बैक्टीरिया वाम
और पैसिलोमाइसिन, ट्राइकोडर्मा, चास, गोड़। अब गोमूत्र का यह शेड्यूल आपको यहाँ पे भी चला देना है। मिनिमम आपको मल्टीप्लाई कर से 2 से 3 बार चला देना है। तो किसान मित्रों, ये शेड्यूल फॉलो करने के बाद में जहाँ पे बंच है वहाँ बंच अच्छी तरीके से निकलेंगे, अटकेंगे नहीं। और जो अभी की परिस्थिति जो बनी हुई है ठंडक की, जो रात का टेम्परेचर काफ़ी नीचे तक जा रहा है, और समझ लीजिए कि आपका रात का टेम्परेचर अगर 7 से 8 के करीब जा रहा है, अगर 10 के करीब 10 के नीचे 7-8 के करीब जा रहा है, तो आप यह जो खाद का डोज है यह क्लाइमेटिक परिस्थिति में काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। आपके बंचेस भी अच्छे से आएंगे, और जो बंच है उसमें क्वालिटी हटकेगा नहीं बंच, उसमें लेंथ अच्छे से आएगी, क्वालिटी अच्छे से रहेगी, शाइनिंग रहेगा, फ्रूट पे लंबाई भी अच्छे से रहेगी, पौधा अटकेगा नहीं, आंतरिक गतिविधियाँ अच्छे से चलेगी, और रूट भी उसके अच्छे तरीके से डेवलप हो गए, क्योंकि जितना रूट चलेगा उतना ही आपका पौधा चलेगा। और जो अभी फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होनी चाहिए उसके लिए हमें जो सनलाइट चाहिए, सनलाइट नहीं है। तो अगर यह शेड्यूल आप फॉलो करोगे तो अपने अंदर वह एक अच्छी तरीके से नीचे से, अगर समझ लीजिए कि ऊपर से अगर उसका क्लोरो खाना बनाना बंद है, अर्थात फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो ज़मीन में से वो रूट से जाइलम के द्वारा अच्छी तरीके से यह शेड्यूल के कारण वो अपने अंदर कुछ खाद भी उठाएगा और अच्छी तरीके से स्टोर भी करेगा, और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो किसान मित्रों, यह आप ज़रूर फॉलो करें। अगर जहाँ पे आपका पौधा, अगर समझ लीजिए कि आप इस तरीके से आपका पौधा है, मिनिमम 100 दिन के करीब पौधा है आपका, और जो आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस तरीके से आगे से पौधा स्टॉप हो चुका है क्लाइमेट के हिसाब से, ठंड के कारण। तो इसमें आप कॉर्न फिलिंग का भी कर सकते हो, जिसमें कॉर्न फिलिंग में आप 200 लीटर के पानी में 1 लीटर ट्रॉफी, 4 गन, एक प्रोसिल ट्यूब, जिलेटेड जिंक 250 ग्राम का आप यहाँ पे पोंगा भरनी कर सकते हो। अगर ये करोगे आप तो ऊपर से टोटल ही तरीके से यह पूरा गैपिंग निकल जाएगा। 1-1 फुट का गैपिंग हर एक पत्तों में आपको दिखाई देगा, पत्ता काफ़ी बड़ा बड़ा निकलेगा, और पौधे में एक जो ट्रेस आएगा क्लाइमेट के हिसाब से, जो ट्रेस बनता है, तो जो ट्रेस बनने के कारण जो टोटल आगे से जो पौधा आपका स्टॉप हो जाता है तो वो होगा नहीं, और पौधा अच्छी तरीके से नया नया पत्ता भी निकलेगा, और उसमें एक अच्छे से गैपिंग और ग्रोथ भी आपको मिलेगा। तो किसान मित्रों, आज का टॉपिक यही था। अगर आप केला किसान हो तो यह ज़रूर आप फॉलो करें। यह शेड्यूल काफ़ी ज़बरदस्त शेड्यूल मैंने आपको बना के दिया हुआ है, और उसका रिजल्ट भी आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको मिलेगा। और आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछें मुझे, आप कॉल कर सकते हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, जिसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम नंबर दूंगा ही। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जो मेरी ऐसी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।